महाभारत में युद्ध के आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर कौरवों की सेना से भी और अपने यहाँ पांडवों से भी ये कहते हैं, पांडव सेना से भी ये कहते हैं कि युद्ध आरंभ होने जा रहा है। अभी भी आपके पास समय है कि आप तय कर लें कि क्या आप अपने यहाँ तय कर लें कि आपको क्या लगता है धर्म किस तरफ है। अगर आपको ये लग रहा है कि धर्म मेरे अनुज कौरवों की तरफ है तो आप मेरा पाला बदल कर उधर जा सकते हैं। और फिर कौरवों से भी कहते हैं कि अगर उस तरफ किसी को लग रहा है कि धर्म हमारे साथ है तो आप उनकी सेना छोड़कर इस तरफ आ सकते हैं। अगर इसको आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो यूं समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन के चुनावों की घोषणा करने से पहले रीत तो ये होनी चाहिए थी कि आप बता दें आप किस विचारधारा के साथ हैं, उसके साथ हैं या आप इस विचारधारा के साथ हैं। और पाला बदलने वाला सिलसिला जो है वो हम पिछले लगभग 10 साल से तो लगातार देख रहे हैं कि लोग जो इधर हैं वो अचानक उधर नजर आते हैं और जो उधर हैं वो अचानक इधर नजर आते हैं। लेकिन इसके बीच में एक शख्सियत है जिसने अपना पाला अभी तक नहीं बदला, न विचारधारा बदली, न सोच बदली, न कुछ बदला। तो आज ये जानने के लिए नहीं कि ये किस विचारधारा से हैं, आज ये जानने के लिए मैं इनके पास आया हूं कि आप जब एक शख्सियत बनना शुरू होते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स के मिलने से एक शख्सियत उभरती है, एक शख्सियत बनती है, आपका जहन बनता है, आपकी सोच बनती है, फिर आप उस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उससे हटने का नाम नहीं लेते। इसमें माता पिता का बड़ा योगदान होता है, आपके अनुभव का बड़ा योगदान होता है, आप जीवन में जो कुछ झेलते हैं उस झेलने का बड़ा योगदान होता है, और फिर जीवन में आप क्या करना चाहते हैं वो फाइनली डिसाइड करता है कि आप कौन से पथ पर चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक जमाने में, एक वक्त में कंट्रोवर्सी क्वीन हुआ करती थी और आज भी जब ये ट्विटर पर ट्वीट करती हैं तो उस पर आज भी बवाल करते हैं। मेरे साथ एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत हैं। आप इनको आज से नहीं, लगभग पिछले 16 साल से जानते हैं। जब से ये इन्होंने वकालत शुरू की है तब से लगातार वकालत की दुनिया में जब से ये गई हैं तब से कुछ न कुछ कर रही हैं। बीच में थोड़ी देर की राजनीति में भी आई थी और वहां पर भी असूलों की जंग लड़ी और राजनीति को भी छोड़ दिया। तो आइए इनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। दीपिका जी, धन्यवाद सबसे पहले समय देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आपका जन्म कश्मीर में हुआ था या जम्मू में? नहीं, मेरा जन्म कश्मीर में है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, विलेज कारेहमा। कारेहमा जी। गए कभी क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला कारेहमा को दोबारा देखने का। आज तक नहीं मिला? नहीं मिला। दो आई हैव बीन टू लाइक कश्मीर, तो मैं जाती रहती हूँ, बहुत काम से जाती हूँ, बट कारेहमा नहीं गई। उस चीज़ का बहुत दुख है। उस चीज़ का बहुत दुख है। कुछ पता किया किसी से कारेहमा कितनी दूर है कुपवाड़ा से, कौन सा गांव है? इट्स लाइक जुनाद, मैं आपको बता दूं, इट इज़ ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है जिसमें कारेहमा फॉल करता है। हमारा जो मेरे जो पूर्वज थे, जो मेरे दादा या उनके भी पीछे जो लोग थे वो सब उसी विलेज से थे। मेरे को तो डैडी बताते थे कि जब पापा छोटे थे तो उस विलेज में बिजली तक नहीं होती थी। तो इट्स एक कम्प्लीटली एक पिछड़ा एरिया मानते थे उस चीज़ को। हम लोग तो 85 में 1984-85 में हम लोगों ने कुपवाड़ा आके डैडी ने अपना जो है वो एक मकान बना दिया हुआ था। तो कारेहमा से मैं, मुझे लगता है 83 में कहीं छूटे हैं कारेहमा से, बट स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अभी भी याद करती हूँ तो बहुत धुंधली चीज़ें हैं उस एरिया को लेकर। बट मुझे नहीं लगता आप उस समय पैदा भी हुई होंगी। नहीं, आई वाज बोर्न एट दैट टाइम जब हम 80। बट यू वुड हैव बीन अराउंड 3, 4, 5 years. आई वाज अराउंड 2 years old एट दैट टाइम। अब कारेहमा का जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर सी बात है आपके जहन में तो पिक्चर भी नहीं होगी ठीक तरीके से कि गांव कैसा था। फिर जब 83 में आप लोग वहाँ से निकले तो कहाँ गए?
83 में हम वहाँ से निकले, तो 83 में निकल के हम लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा आए थे, सिटी में आए थे, जो टाउन था, टाउन में आए। तो माय फादर बिल्ट हिज ओन हाउस देयर। दो हमारे दादके का भी घर था, बट वहाँ पर डैडी ने अपना मकान बनाया, जो कि हम लोगों ने 86 में ड्यू टू सडन रीजंस हम लोगों ने छोड़ा, और हम लोग जम्मू में आके सेटल हो गए थे। 86 में आप लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन दीपिका जी, ऐसा क्या था 86 में जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा? क्या जो लोग कहते हैं कि वहाँ आतंकवाद चूंकि उस वक्त आना अभी अभी शुरू हुआ था, कुछ ऐसी चीजें आपके पिताजी को नजर आई थी, या ऐसी कोई वजह नहीं थी, कोई अपने घरेलू नहीं, इट वाज लाइक फैमिली। माय फादर प्रेफर्ड, लाइक उन्होंने अपनी ट्रांसफर प्रेफर किया था। मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उन लोगों ने अपनी ट्रांसफर प्रेफर करके जम्मू में आके सेटल हो गए थे। और देखिए कितना मतलब एक क्या संजोग है कि 86 में हम वहाँ से निकले और 90 में सब निकले। तो इसको मतलब कश्मीर के आतंकवाद के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। We can't connect it with that, yes. We can't connect it. तो उसके बाद अब 86 में आपके पिताजी जम्मू आए। हाँ जी। तो बाकी से हमारी फैमिली थी, हम लोग जम्मू आए, तो फिर पहले धक्के खाए किराए के मकान में। हम लोगों ने भी बहुत खाए। तो 86 में जब आए तो किराए के मकान में। हाँ, 86 में आए, किराए के मकान में है। और कभी कभी जुनाद, मैं आपको बता दूं, दो मेरी मम्मी ने अपना घर बनाया, मेरी बहनों के पास भी अपना घर है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा पूरा जीवन किराए के मकान में गुजरेगा। मैं आज भी किराए के मकान में हूँ, तो मैं खुद के साथ कभी सोचती हूँ कि वो सफ़र 86 में शुरू किया था और वो सफ़र आज भी चल रहा है। अच्छा, मतलब 86 से मैं किराए पे हूँ। दो शादी के टाइम पे माय फादर बिल्ट हिज ओन हाउस, तालाब तिल्लो में उनका अपना घर है। मैं बट उस अपने घर में भी मुझे लगता है 1 या 1.5 साल रही हूँ, तो कंटिन्यूसली मैं किराए के मकान में हूँ। ये भी संजोग होते हैं। तो मुझे बताइए 86 के बाद जब आपके पिताजी आए तो वो कहाँ, कोई जगह याद है आपको कभी? डेफिनेटली हम लोगों ने जम्मू में आके इनिशियली हम कुछ महीनों के लिए रहे थे, बट क्योंकि मेरे मम्मी और पापा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में उन्होंने अपना पूरा जो है वो अपना सर्विस पीरियड देखा, तो वो उधमपुर में ही रहे। तो बट हम लोग थोड़ा सा जम्मू या श्रीनगर में जम्मू और उधमपुर में ट्रैवल किए हैं। मोस्टली वी स्टेड इन जम्मू, नाउ वी आर सेटल्ड इन जम्मू। यस। तो मुझे बताइए, अब तो ये तो हो गया कि आपके पिताजी यहाँ आ गए, तो अब मैं आऊँगा उस टाइम से जब से आपकी याददाश्त आपको है कि मतलब 10 साल में ले लेता हूँ, और मुझे लगता है कि 93-94 कुछ याद है जम्मू कैसा होता था 93-94 में? हाँ, मुझे बस रेवड़ियाँ, वो गीत गाने, वो ढोलकियों की आवाज़, वो सर्दियों की बहुत मीठी धूप, और वो किम काटना, वो किम जैसे होता है ना, वो खट्टा होता है, उसको काटना। मेरी दीदी की सहेलियाँ आती थी, फिर उसमें वो कोयला डालना, पुदीने की चटनी डालना, वो एक दौर होता था। और आज लगता है वो दौर खत्म हो गया हुआ है। वो जैसे वो रामलीला देखने, तो रामलीला के मैदान में सभी जाते थे, वो सर्दियाँ, तो वो टाइम जैसे वो ख़त्म हो गया है जुनैद। वो सब मेमोरीज़ है, वो बहुत मीठी मेमोरीज़ हैं, है ना। वो किसी के जैसे पड़ोस में शादी होती थी तो गीते शुरू होते थे, शाम को वो ढोल, आजकल डीजे की आवाज़ आती है ना, डीजे की आवाज़ हमें डिस्टर्ब करती है, बट वो तब वो ढोलकी की आवाज़ होती थी, और वो ढोलकी की आवाज़ बहुत मीठी होती थी। सो वो सब चीज़ें हैं, वो तब वो टाइम था। मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो गया है वो समय, अब शायद उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब मैं आऊँगा कि कुछ याद है 11th 12th 12वीं स्ट्रगल, ऑल टुगेदर स्ट्रगल, ऑल टुगेदर। इट वाज अ वेरी मतलब इट वाज वेरी हार्श। लाइक थे? मैं बहुत नालायक थे, मैं सच में बहुत नालायक थी पढ़ाई में। मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी किया। मैं बस सच बताऊं जुनैद, मैंने 11वीं से शुरू किया है अपने आप को चेज़ करना इन अ वे। 11वीं में जब मैंने रिहाड़ी हाई सेकेंडरी में एडमिशन लिया, देन आई थॉट नो लुकिंग बैक, नाउ इज द टाइम दैट आई नीड टू एक्सेल इन माय लाइफ। तो क्या करना शुरू और मैंने मेरा पूरा, जैसे कोई समझेगा कि टुडे विद द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी के आशीर्वाद से मैं compete करती हूँ विद ब्राइट स्टूडेंट्स। आई compete। मेरा सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है, सारी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई है, कॉलेजेस सरकारी थे, देन लॉ डिपार्टमेंट ऑल्सो, जम्मू यूनिवर्सिटी ऑल्सो। बट मन में एक चीज़ था जुनैद, जो कि मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, बिकॉज हम लोगों ने ना, जब हम कश्मीर से आए, वी स्टार्टेड विद स्क्रैच एयर। आई टोल्ड यू, लाइक मेरे पापा आए, मम्मी आए, वहाँ पर हमारा बड़ा मकान था। माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वॉज अ वेरी हम्बल मैन। माई मदर वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, सो अभी तो रिटायर्ड है वो। तो वो स्क्रैच से शुरू करना ना, उसमें बहुत मेहनत लगी।
वो एवेन्यूज़ नहीं थे जो आज की डेट में मेरी बेटी के पास एवेन्यूज़ अवेलेबल है, वो नहीं थे, वो लग्जरी नहीं थी जो शायद आज मैं अपनी बेटी को दे पाती हूँ। एंड मन में ये था कि बस कुछ करना है, और वो चीज़ ना सोने नहीं देती थी जुनैद। सो आई वॉज इन एनसीसी, आई हैव बीन ऑन राजपथ, I have got the certificates. I was the national level comparer. मेरे को जो लॉ की सीट मिली, आई टोल्ड यू मैं बहुत नालायक थी पढ़ने में, बट 20 साल के आखिरी 15-20 दिन ही पढ़ती थी, बट मेरे पास सर्टिफिकेट्स दबा के थी। मतलब वही होगा, लॉ की सीट आपको मिली कि जनाब नंबर तो मेरे कम है लेकिन सर्टिफिकेटें बड़ी हैं। सर्टिफिकेट्स थी और मेरा मेरिट था, एनसीसी का मेरिट था। तो मैं समझ गया, एनसीसी के मेरिट से एनसीसी के मेरिट से मैंने लॉ किया। वो सी एक साइड से मैं आई वॉज नॉट दैट गुड इन माई स्टडीज, बट दूसरी साइड से आई वॉज डूइंग वेरी वेल, और वो नियत साफ बहुत थी और ड्रीम्स मेरे बहुत क्लियर थे कि आई नीड टू अचीव माई ड्रीम्स। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर, हमेशा से मैं वकील बनना। लेकिन आप बनना तो वकील चाहती थी, तो ये फिर अखबार के दफ्तर में क्या करने गई? वो कहते हैं ना, वो एक्टिविस्ट इनसाइड यू। आई वॉज अ जर्नलिस्ट, स्टार्टेड माई करियर एज अ जर्नलिस्ट। मुझे याद है, हमें जब मैंने कश्मीर टाइम्स में नौकरी की, मुझे याद है मैं डेली एक्सेलसियर में, आई वॉज द फर्स्ट लेडी टू वर्क विद डेली एक्सेलसियर, and then This is the news for me. I was the first कोई lady. फीमेल एक्सेलसियर में काम करती? I worked with Daily Excelsior. I was the first one. और फिर मैंने कश्मीर टाइम्स में स्विच ओवर किया। अनुराधा भसीन जी, आई स्टिल रिमेम्बर, कितना डांटती थी और मुझे 2 लफ्ज़ भी लिखने नहीं आते थे उस टाइम पे। And I think you would have been some a blessed one कि जिनके अगल बगल में उस वक्त स्टार रिपोर्टर्स, स्टार जर्नलिस्ट काम करते। You remember most of them. Definitely, because see, I tell you, वो एक स्कोल्डिंग जो होती है ना, आपको आपका सीनियर करता है, वो जो क्रिटिसिज्म आपको आपके कलीग्स करते हैं, वो मुझे लगता है हमारे लिए टारगेट सेट करते हैं। और मैंने उन चीज़ों को बहुत हेल्दी वे में लिया है। Today also I have a very beautiful relationship with Anuradha Bhasin Jaimwal. Maybe that time I did not have, but today she's like sister to me. मतलब उनकी वो ब्लेसिंग्स आती है, उनका सपोर्ट आता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो जो वो डांट थी उसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया, और मतलब मैंने सेट कर दिया था अपनी लाइफ में टारगेट कि नहीं, इसको मैंने एप्रिसिएशन में कन्वर्ट करवाना है। सो दैट हैपेंड। तो कितने सारे लोग थे जो आपके अगल बगल में होते थे, जो आपकी शिकायतें अंदर जाके लगाते थे? वो लिखना नहीं आता था ना मुझे, लिखना नहीं आता था। आई वॉज वेरी पुअर एट राइटिंग एट दैट टाइम, बट देन विद द टाइम आई डेवलप्ड इट, बिकॉज मुझे लगता था नहीं, मुझे लिखना। पर एक प्लस पॉइंट है, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट दैट्स आल्सो अ रियलिटी कि जर्नलिज्म में, और ख़ास तौर पर जो लिखारी लोग होते हैं, उनकी एक तबीयत भी ये रहती है कि अगर अगल बगल में कोई महिला है और उसे लिखना कम आता है, तो हर आदमी कोशिश करता है मैं इसको लिखाना सिखाऊं। तो कभी किसी ने कोशिश की वहाँ दफ्तर में कि दाएं बाएं की? मुझे लगता है मुझे अनुराधा जी का बहुत सपोर्ट था। शी यूज्ड टू सिट विद मी एंड माय कलीग रवि खजूरिया। हाँ, now he is with Hindustan रवि, Times. he is with Hindustan Times. तो रवि ने he used to cheerful man. उसको लगता था कि इसको नहीं आता है, and she's a like innocent सा बच्चा है। I was a kid that time. And yeah, he's a cheerful man. Yeah, Let us say about very cheerful. He used to guide me a lot. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मत रो, ऐसे लिखते हैं। Sometimes he used to write my jottings. जम्मू jottings कश्मीर टाइम्स में एक कॉलम आता था, वो जब मतलब लिखना होता तो एक बहुत बड़ी एक टारगेट होता था, यार आज जम्मू जॉटिंग लिखना है, आज पीस देना है डी को, तो वो मैं किसी से लिखवा लेती थी। बट ना सी आई टेल यू जुनैद, मेरा ना वो उत्साह बहुत बड़ा होता था। मैं किसी चीज़ को भी क्रैक करने के लिए तैयार हो जाती थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैड पुअर ड्राफ्टिंग स्किल्स उस समय पे। बट मेरे ना वो एक पता नहीं क्या था मेरे अंदर जो लोगों को दिखता था, नहीं शी हैज़ दैट ज़ील, और मैं क्रैक करती थी चीज़ें। मेरे को कहीं पर भी कोई भी भेज देता था। बिफोर ज्वाइनिंग कश्मीर टाइम्स एंड डेली एक्सेलसियर, आई वर्कड विद दैनिक जागरण इन दिल्ली इन 2001-2022. 2001-2002. I worked with Delhi दैनिक जागरण ग्रुप, जिनका हेड ऑफिस है। मुझे याद है, सी इट इज़ दैट, मैं आज भी बोलती हूँ, देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। सो उनकी जो ऑनर है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम नाउ, उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया। उन्होंने मुझे बोला, अच्छा तुमको दिल्ली में एक स्टोरी करना है, एक फिजिकली चैलेंज्ड लेडी की स्टोरी करनी है, ढूंढो दिल्ली में। एंड यकीन माने जुनैद, मैंने वो येलो पेजेस निकाला और वो पता नहीं कहाँ से, देन पता नहीं मुझे फाइनली एक महिला मिली जो कि अपना वो शी वॉज एन एंटरप्रेन्योर एंड वो अपना पूरा सेटअप चला रही थी, एंड शी वॉज व्हील चेयर बाउंड पर्सन, राइट। एंड उसका इंटरव्यू किया और वो छपा दैनिक जागरण में, सखी करके एक उनका एक मैगजीन निकलता था दैनिक जागरण में। बट वहाँ से ही वो टारगेट अचीव करने की बात थी कि मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं, मुझे कुछ बनना है।
है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो आग कभी खत्म ही नहीं हुई, वो आज भी अंदर है कि मैं तो कितनी देर आपने ये जर्नलिज्म को वक्त दिया और कब आपको लगा कि नहीं मेरे बस का नहीं, छोड़ देती हूँ? नहीं, मेरे बस का नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। 2003-2004 में मैं जम्मू वापस आ गई थी दिल्ली से। अगर मैं नहीं आई होती तो शायद आई वुड हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन दिल्ली इन जर्नलिज्म ओनली, मे बी इन किसने इलेक्ट्रॉनिक आपको जबरदस्ती की, क्यों आया? जबरदस्ती नहीं किया। इट वाज लाइक माय सिस्टर गॉट मैरिड तो मुझे वापस आना पड़ा, तो पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी टू बी देयर। उन्होंने कहा नहीं तुम वापस आ जाओ। अच्छा, फिर देन मैंने जर्नलिज्म किया। यही कहानी थी, लड़की अकेली है दिल्ली में, अकेली कैसे रहेगी? क्योंकि वो समय वो दौर अलग था ना, आज से 20 साल पुराना दौर था। लोग तो कहते हैं वो दौर अच्छा था, ये खराब है। दौर वो भी बहुत खूबसूरत था, बट आज की डेट में थोड़ी परमिशन मिलती है, उस समय परमिशन कम मिलती थी। हाँ, आज के दौर में एक और चीज भी हुई है ना कि अब आज आप महिलाओं को वो आपसे परमिशन नहीं मांगती, वो आपको इन्फॉर्म कर देती है कि जनाब मसला ये है कि मैं फलां जगह जा रही हूँ, तो अच्छा जी ठीक है हम सोचेंगे। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, आप को इन्फॉर्म कर दी कि मैं जा रही हूँ। या दैट्स देयर, बट वो समय अलग था जुनैद। तो मुझे वापस आना पड़ा। वापस मुझे लगता है अच्छा हुआ मैं वापस आई, अगर वहां रहती वो भी अच्छा होता। बट जम्मू आके मैंने काफी चीजें एक्सप्लोर किया। आई स्टडीड जर्नलिज्म, देन फिर मैंने लॉ किया। जुनैद ये जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते करते कहीं किसी से टकराव हुआ, टकराव के चलते आपको लगा कि यार ये फील्ड अगर मैं पकड़ लूं तो इस फील्ड से मैं इन लोगों की गर्दन जरूर पकड़ सकती हूं। नहीं, जर्नलिज्म जब किया ना तो मैंने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर किया। आई विल गिव यू वन इंसिडेंट। एक मैं डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला गई, तो वहां पर मैंने स्टोरी करना शुरू कर दिया जेल इनमेट्स पे। देन आई फाउंड वन वेरी पर्टिकुलर केस। एक पाकिस्तानी इनमेट थी वहां पर, वो कोई 20-25 साल से, एंड शी वाज इनसेन। आई मीन शी वाज अ स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन। उसको लॉ लीगल वे में उसकी वो डेफिनेशन में आती है, इनसेन की डेफिनेशन में आती है। तो मेरे को ना बहुत मन खराब हुआ। मैंने कहा यार ये औरत, इसको कोई दीन दुनिया का पता नहीं, ये जेल में है, मैं क्या करूं इसके लिए। अब लिटरली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो मैंने आई एंगेज्ड द काउंसिल, आई एंगेज्ड अ लॉयर। आई वाज स्टडीइंग लॉ एट दैट टाइम, और आई वाज इन जर्नलिज्म में। नहीं, लॉ नहीं कर रही थी मैं, जर्नलिज्म में थी। मैंने एक लॉयर को एंगेज किया जो आज की डेट में जज साहब है, गॉड ब्लेस हिम। ही अपीयर्ड इन हाई कोर्ट फॉर मी। आई फाइल्ड अ PIL. So हम लोगों ने You were a journalist. I was a journalist. And you filed a PIL. I filed a PIL. That's a reported case. That is set a benchmark. You know, that's a reported case. यानी पंगे लेने का शौक आपको तब से था। ये मतलब बहुत पुराना काम है। नहीं, पंगे नहीं था, इंसाफ की बात करेंगे। मतलब देखिए, जब आप इंसाफ ढूंढने निकलते हैं तो आपको सिस्टम से तो जूझना है, क्योंकि इंसाफ सिस्टम नहीं देना, किसी और ने नहीं देना। एंड देन हम लोगों ने PIL किया, हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, हम लोगों ने अखनूर गए, वहाँ मुंसिफ के पास अपेयर हुए। फाइनली वो औरत बरी हो गई, और फाइनली आई थिंक शी वाज सेंट बैक। ओके, या दैट सेट अ टारगेट फॉर मी कि नहीं, मुझे वकालत करनी है। अच्छा, आई नीड टू हैव मोर फेदर्स इन माई कैप, रादर मुझे और हिम्मत चाहिए, रादर मुझे और। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको लगा कि एज अ जर्नलिस्ट जब आप एक पत्रकार के तौर पे काम करते हैं तो कई बार अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि हमने एक कहानी लिख दी, yes, you are right. लोगों ने पढ़ ली, yes, और उसके बाद लोगों ने 2-4-5 दिन आपको फोन भी कर दिए, बड़े बड़े लोगों ने कहा बहुत अच्छा लिखता है, बहुत कमाल का लिखती हैं, क्या बात है आपकी, ये और वो, और 15-20 दिन के बाद किस्सा खत्म। मुझे इस पर एक बात याद आई, आपके भी वो सीनियर भी रहे होंगे और कलीग भी रहे होंगे, अफजल शाह साहब। वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। तो वो स्विक नोट एक कॉलम आता था कश्मीर टाइम्स में, तो मैं अक्सर अफजल साहब को कहता कि अफजल साहब फोटो चाहिए स्विक नोट के लिए। तो एक बार क्या किया कि वो फोटो लेकर तो आ गए, तो उन्होंने कहा यार फोटो क्यों नहीं लेनी है, पुराने वाले ही निकाल लो। तो मैंने कहा अफजल साहब पुरानी वाली कैसे चलाएंगे हम, वहाँ हो सकता है बदला हो कुछ। कहता तुम्हारा शौक है तो मैं पूरा करके आता हूँ। वो जाके फोटो वो दोबारा से ले आए, तो जब वो ले आए उन्होंने प्रिंट आउट निकाला, तो कहते ये देख लीजिए। कहता अब आपको क्या लग रहा है, मैं पागल हूं, मैंने आपको जब कहा ये कुछ इसमें परिवर्तन नहीं आया होगा तो नहीं आया होगा। सो दैट फ्रस्ट्रेट्स यू एट टाइम्स कि भाई ये तो मतलब कुछ हो नहीं रहा। तो डिड दैट हैपन टू यू आल्सो? द सेम बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। मेरे को लगता था कि जो ये अखबार में हम लोग लिखते हैं, दो मैं आज भी जर्नलिस्ट हूँ, आई हैव नॉट सीज्ड एज अ जर्नलिस्ट, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है इस फील्ड के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा अपना न्यूज़पेपर होना चाहिए, यकीन मानो, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट मरी नहीं कभी भी। मेरे को ना वो एक बहुत सी फीलिंग, बहुत ज़्यादा वो डीप सी फीलिंग आती थी जुनैद के, आज अखबार आया, लाइक यू सेड, एप्रिसिएशन मिला,
बाईलाइन को देख के खुशी भी हुई, 3 दिन के बाद वो डस्टबिन में है। डस्टबिन या किसी हमने उस पे बर्तन रख दिए हैं, या किसी ने उसको कोई उसमें पकोड़े खा रहा है, वो सब चीज़ें। तो मुझे लगता था यार ये तो हम लिख लेते हैं, ये 3-4 दिन का ही रहता है, क्यों ना कुछ कॉन्क्रीट किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहाँ से मैं और रिजल्ट्स को जो है वो यील्ड कर पाऊँ, या मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा टेंजिबल हो। एंड व्हेन एक ये एंड देन दैट डूइंग दैट वर्किंग फॉर दैट पाकिस्तानी वुमन, वो 2 चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। एंड आई टुक एडमिशन इन LLB जम्मू यूनिवर्सिटी से। फिर मेरा नाम भी नहीं आया था लिस्ट में, जब लिस्ट आउट हुई थी एडमिशन की, मेरा नाम भी नहीं आया था। मुझे याद है जुनैद, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं डिपार्टमेंट में गई। वहाँ पर हमारे ना एक सर होते थे, उनका नाम था डिम्पल जी। मैं डिम्पल जी के पास गई, मैंने कहा डिम्पल जी मेरा नाम नहीं आया। कहते अच्छा तेरा ना ये देख, तेरे ना ये वाले नंबर काउंट नहीं हुए हैं, नेशनल लेवल के नंबर काउंट नहीं हुए, तो इस डिपार्टमेंट में जा। आई रिमेंबर आई लॉस्ट माई स्पेक्स। मैं बारिश में भीगती हुई गई, मैंने वहाँ पर उनको बोला कि सर मेरे ये मार्क्स काउंट नहीं हुए। तो दे सेड हाँ ये तुम्हारे 5 नंबर छूट गए हैं। तो वो 5 नंबर ऐड किए, एंड देन आई वाज लाइक फाइनली इन लॉ डिपार्टमेंट। आई डिड परस्यूड माई लॉ, एंड चैलेंजिंग था जुनैद, आई टेल यू। लोग मुझे बोलते हैं ना कि शी इज़ लाइक ये बहुत टिल्ट है टू द अदर कम्युनिटी, शी बीइंग अ हिंदू इज टिल्ट टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। इट इज़ नॉट बीइंग टिल्ट टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी, इट्स नॉट प्लेइंग दैट अपीजमेंट पॉलिसी, इट्स समथिंग डिफरेंट। मैं आप लोगों को आज मैं आपके व्यूवर्स के साथ भी एक ऐसा अपना इंसिडेंट सुनाऊंगी कि मे बी यू वुड स्टार्ट क्राइंग। मेरे पास ना जुनैद दो मेरे मम्मी पापा दे वर डूइंग वेल, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर में, तो मेरे पास बुक्स नहीं थी, राइट। मैं जब लॉ कर रही थी और मेरा दबा के बैकलॉग्स आ रहे थे, और समय मेरे पास बहुत कम था। 2007-8 की बात है। टू क्लियर माई बैकलॉग्स एंड टू हैव बुक्स, आई हैड अ फ्रेंड, उसका नाम था शाज़िया अंद्राबी। उसके फादर साहब थे DSP अंद्राबी साहब। मैंने शाज़िया को बोला, मैंने कहा शाज़िया मुझे तेरी किताबों से पढ़ना है। शी सेड द ओनली वे इज यू शिफ्ट टू माई प्लेस फॉर सम टाइम। शाज़िया रहती थी यहाँ पुलिस लाइन में, एंड आई स्पोक टू माई मदर, आई सेड कि मेरे को 3 महीने के लिए शाज़िया के घर पे जाके पढ़ना है। सो मैं शाज़िया के घर में फाइनली 3 महीने के लिए सेटल हो गई। माई दैट अर्जुन की आंख वो शाज़िया की किताबें, और मैं 3 महीने उस मुस्लिम फैमिली में रही, पूरा कल्चर अडॉप्ट किया, उनको इज्जत दी, उन्होंने मुझे इज्जत दी, दे ट्रीटेड मी लाइक देयर डॉटर। शाज़िया आंटी, शाज़िया की मम्मी सुबह एक काढ़ा बनाती थी, जितना काढ़ा वो अपनी बेटी को देती थी उतना ही काढ़ा वो मेरे लिए रखती थी। शाज़िया की 10 दोपहर के 2 बज जाते थे, मुझे भूख लगती थी, मैं उनको एजा बोलते थे, मैं एजा के पास जाती थी, एजा मिलजी बच, एजा आती थी, वो सखे बाके मोइस बात, तो एजा फटाफट से वो दस्तरखान डालती थी। आई यूज्ड टू हैव फूड। देन मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता था बस थोड़ा बड़ा काम करके शाज़िया के साथ आई यूज्ड टू गो एंड हैव डू माई स्टडीज। सो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उस फैमिली में एक एलियन हूँ या वो मेरे लिए एलियन है। सी दिल धड़कना चाहिए यार जुनैद। दैट्स ट्रू, बट मैं थोड़ा सा इस तरफ आना चाहूँगा कि आप वकालत में आ गई, और वकालत में आते ही आपने बवाल काटने शुरू किए। वकालत वो बेसिकली वो कहते हैं ना डोगरी में, आजकल आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ डोगरी, तो वो एक डोगरी में बोला था परोचना। मैं बहुत परोची हुई थी। I hope you understand. A lot of things were inside me. I mean, I wanted to do everything in one go. कहते हैं ना खुदा गंजे को नाखून ना दे, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे को खुदा ने नाखून दिए होते तो पता नहीं कितना खून कर दिया होता। इन अ वे कि अगर मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती, या मैं किसी ऐसी पोजीशन पे होती जहाँ पर मैं चेंजेस ला पाती, तो आई थिंक जुनैद मैंने पता नहीं कितना कुछ कर दिया होता अभी तक जो करने वाला है। हाँ, तो मैं कहती हूँ खुदा गांधी को नाखून नहीं दे, मैं वो गंजा हूँ जिसको खुदा ने नाखून नहीं दिए। अब मैं दूसरे पाऊंगा कि आपकी वकालत की जो पूरी लाइफ थी उसमें बहुत कुछ आपने किया होगा, लेकिन एक केस जिस रसाना का मामला, रसाना के मामले में आपने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके कारण आपको बहुत शोहरत भी मिली, बहुत नाम भी मिला, लेकिन फिर 2 कंट्रोवर्सीज हुई। एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें विक्टिम के फादर ने कहा कि ये तो हमारी वकील ही नहीं थी। फिर आपके ऊपर आरोप भी लगा कि भाई वो जो पैसे आए थे वो सारे के सारे पैसे तो दीपिका सिंह रजावत ले गई। तो ये सारे आरोप लगे, हालांकि अभी तक कहीं पे कोई किस्सा कहानी बाहर नहीं आई। तो वो जो था उनके पिताजी का कहना, या उसके बाद वो सब चीज़ें जो हुई,
how do you see them, or how did you react to all that? Junaid, Rasana ka case I did as a lawyer. Rasana became a famous case. जनवरी 2018 में I started Rasana. जनवरी 2018 में ही मैंने एक सिटिंग जज के खिलाफ भी केस किया था, राइट? और ये दोनों केस मैंने साथ किए थे. एक लॉयर एक सिटिंग जज को कन्विक्शन करवाता है, उसको सस्पेंड करवाता है, उसको डिसमिस करवा देता है. इट डिड नॉट बिकम अ न्यूज, राइट? It did not become. It did not become a news, right? Somehow Rasana became a news, whereas I started Rasana as a lawyer only, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, पिछले मैं वो काम करी हूँ, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट थी, क्योंकि चाइल्ड राइट्स तो मैंने 2008 से शुरू किया था, वो मुझे पता, राइट? आई स्टार्टेड वर्किंग विद CRY, द नोटेड NGO इन द कंट्री. आई स्टार्टेड वर्किंग विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. लाडली मीडिया अवार्ड है मेरे पास. मैंने चरखा फेलोशिप पे काम किया है. देन वो सब चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो खराब है. लेट मी जस्ट असिस्ट देम एज अ लॉयर. एंड जुनैद, मैं बता दूं, मुझे नहीं करना चाहिए था एथिकली, बट अनएथिकली आई वेंट. कहते ना, वो एक थोड़ा सा आगे जाके मैंने पेरेंट्स को कॉल किया. मैंने कम टू मी, आई विल हेल्प यू. मे बी दैट कॉल वाज फ्रॉम एन एक्टिविस्ट. मैंने एज एन एक्टिविस्ट उनको कॉल किया, क्योंकि मुझे पता था कि दिस नीड्स टू गो टू द कोर्ट. और कोर्ट पे तो एटलीस्ट हमें विश्वास है ना जुनैद. सो वी फाइल्ड अ मॉनिटरिंग पिटिशन इन द हाई कोर्ट एट जम्मू. देन वी अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू फाइल अ ट्रांसफर एप्लीकेशन. वी वॉन ऑल द केसेस. नथिंग, योर क्वेश्चन प्रिसाइसली इज कि आप पे इल्जाम लगा कि भाई आपने पठान कोर्ट में आप अपियर नहीं हुए, और फादर ने कहा शी इज नॉट आवर कंसर्न. दैट वाज अ प्रिसाइज एलिगेशन. सी जुनैद, मैं बताऊं, 2019 में 20 में मैंने एक किताब शुरू किया अपना, रसाना 2018. आई स्टार्टेड राइटिंग दैट, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ. वो किताब जब भी कभी ऊपर वाले की मर्जी होगी आएगी, तो दैट्स अ मिरर, वो एक आईना है, और वो रिवील करती है कि रसाना क्या था, मैं कौन हूँ. 2000 में इसको, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ना कि फादर ने डिसोन किया, रादर कुछ न्यूज़पेपर्स ने चलाया कि फादर डम्प्ड हर, yes, राइट? वो एक नोटेड न्यूज़पेपर दी, आई थिंक प्रिंट ने चलाया था, फादर डम्प्ड हर. वो इधर कील चुबा, मुझे यकीन माने आप. सो दैट वो चीज़ें वो मेरी किताब बयान करेगी, बट वो किताब अभी तक आ नहीं रही. आई एम अ प्राइवेट काउंसिल. मैं सरकारी वकील नहीं हूँ. और जो इट्स अ लॉ, कानून है इस पे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है इस पे, कि एक प्राइवेट काउंसिल जो है वो प्रोसिक्यूशन को सिर्फ असिस्ट कर सकता है. से आप प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, मैं काउंसिल हूँ प्राइवेट, मुझे कंप्लेनेंट ने एंगेज किया है, मैं कोर्ट में जाके मुंह भी नहीं खोल सकती, मुझे आपके कान में बोलना है. आपकी मसरूफियत क्या थी? नहीं, नो, वन सेकेंड, दिस नीड्स टू बी क्लियर सिंस यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. 4 दिग्गज सरकारी वकील थे जो कि रसाना का केस लड़ रहे थे. आई वॉज नीदर अ सरकारी वकील नॉर आई वॉज अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट? दिस इज द टेक्निकलिटी विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड. मैं वहां क्या करती, सिर्फ मेरे को कान में बोलना था. And I had all my faith on the senior public prosecutors, those who were appearing for Asifa in the trial, right? क्योंकि हम लोग, मैं डिफेंस में, सिर्फ एक डिफेंस का वकील जो है प्राइवेट काउंसिल हो सकता है. प्रोसिक्यूशन जो सेशंस ट्रायल है वो सरकारी वकील कर सकता है, until and unless a private counsel has been appointed as a special public prosecutor. बताना चाहूंगी यहाँ पर, जब रसाना की ट्रायल शुरू हुआ, उन्हीं उसी दौरान मेरे पास कठुआ से एक बच्ची आई थी, एक हिंदू बच्ची आई थी, जिसका एलिगेशन ये था, जो कि 14 और 15 साल की उम्र में माँ बन गई थी, और शी गेव बर्थ टू अ स्पेशली चैलेंज चाइल्ड. अब मसला ये था कि बच्चे का बाप कौन है, राइट? शी हैड पॉइंटेड एट समवन हु गॉट द क्लीन चिट बाय डूइंग DNA एंड एवरीथिंग. अब मसला ये था, इसको तो DNA में क्लीन चिट मिली, आखिर जो मुल्जिम है वो कौन है, गुनहगार कौन है? मैं वहां नहीं जा रही थी, मैं इस बच्ची के साथ यहाँ खड़ी थी. इसके 4 भाइयों ने इसका रेप किया था. अपने सगे भाइयों ने इस 14 साल की बच्ची का टाइम टू टाइम रेप किया, एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट विद देयर चाइल्ड. रसाना मैंने ठिकाने लगा दिया था, रसाना सेफ हैंड्स में था, बट ये बच्ची मेरे पास. Have they been convicted all 4?
सी when मेरे लिए एक जंग थी. I nourished that child. I kept her at my place because उसको मेरे पे बहुत विश्वास हो गया था. It was due to my intervention. मेरी उसको काउंसलिंग के बाद we came to know about the actual जो गुनहगार थे. फिर उनका डीएनए हुआ, क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनका डीएनए हुआ और डीएनए के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इसके भाई थे. इन दैट केस ऑल्सो ट्रायल इज गोइंग ऑन. अभी ट्रायल हो रहा है हाँ, उसमें? उसमें भी ट्रायल. तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद कभी ये परिवार आपसे मिलने के लिए आया हो रसाना वाले केस में? जो रसाना वालों ने देखिए वो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मैं उनसे क्या ही शिकायत करूं. मेरे को जो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज थी दैट आई प्लेड इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, राइट. रेस्ट वाज टू कीप अ वॉच ऑन द ट्रायल, राइट. आई वाज ऑलरेडी डूइंग. आप बाद की बात करते हैं, वो मुझे तब नहीं मिले जब ट्रायल चल रही थी. हमको उनको बुलाना पड़ता था, राइट. मेरे को चेंज करने से पहले या ये कोर्ट में बताने से पहले कि जी ये हमारे लिए समय नहीं दे रही है, उन्होंने कभी आके मुझे ये नहीं बोला कि आप समय क्यों नहीं दे रहे हो. तो अब दीपिका जी, एक और आपकी जिंदगी का एक चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट. अचानक आप राजनीति में आ गई और राजनीति में भी आपने एक ऐसी पार्टी को चुना जिस पार्टी के नेता ने भारत जोड़ो यात्रा भी कर ली, अब एक और यात्रा कर रहे हैं. लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अभी भी पार्टी का जो सिफोलॉजिस्ट आंकलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 70-80 सीटें अगर बहुत ज़्यादा ले ली तो इतनी होगी, नहीं तो 30-32 सीटें कांग्रेस की जो है लोकसभा चुनाव में आने वाली हैं. तो आपने वो पार्टी चुनी जबकि आप जानती हैं कि आज पाला बदलने से यश, संपत्ति, सब चीज़ों की प्राप्ति होती है. तो आपने पाला बदला क्यों नहीं? आप वहीं क्यों टिकी हुई हैं अभी तक? और कांग्रेस में और राजनीति में जाने का कारण क्या? ऊपर वाले का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है. At this age, I am earning a lot and I pay income tax, right? वो income tax department को पता है मैं कितना कमाती हूँ, तो मुझे ना वो दल बदलू होने में कोई मतलब नहीं है. यश मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है. तो मैं अपने आइडियोलॉजी पे, at the cost of my ideology, I don't want to have यश in my life. That is very clear, right? Second, my decision to be with Congress, join Congress, जबकि कांग्रेस जो है वो सिंक कर रही थी, was to be with the ideology. कोई आइडियोलॉजी You still नाम. believe in that ideology? I still believe in that ideology. See, it और is सिर्फ not. इसलिए कि चौधरी लाल सिंह जो है वो पार्टी में तो आए नहीं, लेकिन वो एक कार्यक्रम में आ रहे थे और कारण सिर्फ यही बना कि आपने कहा नहीं जी मैं तो छुट्टी कर रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि पार्टी ने आते ही आपको प्रवक्ता बना दिया. देखिए, आई एम थैंकफुल टू पार्टी कि उन्होंने मुझे प्रवक्ता बनाया, मुझे बोलने का मौका दिया. पार्टी ने मेरे में विश्वास दिखाया. हाँ, चौधरी लाल सिंह के साथ मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं. दो जाति दुश्मनी कोई नहीं है उनके साथ, बट अपनी रिजर्वेशंस है. मुझे रसाना का समय याद है. मैंने आपको बोला ना जुनैद, ये वो जम्मू है जहाँ पर हम लोगों को हमने रेवड़ियाँ खाई हैं और आज भी खाते हैं. यहाँ ढोलकियों की आवाज़ें आती थी. मुझे याद है आज की डेट में यहाँ पर 2007, 8, 5, 6 में वो एक सेक्युलर ग्रुप्स होते थे जो कि कभी भी कोई कम्युनल टेंशन होता था तो वो ग्रुप जाके डिवकॉम साहब को मिलता था या डीसी साहब को मिलता था. वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं. रसाना का वो दौर याद कीजिए जब यहाँ पर एकदम वो एक कम्युनल टेंशन हो गया था. हिंदू मुस्लिम, मतलब मुस्लिम की बेटी हिंदू कन्विक्ट और बीच में दीपिका सिंह रजावत. अच्छा, शी इज अ हिंदू, व्हाई शी इज सपोर्टिंग मुस्लिम्स? तो यही वो जनाब थे जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी. वो तिरंगा जिसको देख के भी गूज बम्स आते ना इंसान को, वो तिरंगा वो किन एक्यूज के फेवर में उन्होंने वो यात्रा की थी. जुनैद, मैं बताऊं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक प्रमाण पत्र, वो एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे देशवासी या हिंदू होने का. आई एम व्हाट आई एम. आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन, राइट. बचपन की बात है, मैं एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाती हूँ. मैं बचपन में इतना वो देश के साथ इतना प्यार होता था ना, मैं अपने में सोचती थी कभी अगर मुझे कोई बोलेगा ये ऊंची बिल्डिंग से कूद जाओ, तुम्हारा देश के लिए ये बात है, तुम्हारे देश के हित में जाएगा, तो मैं कूद जाऊंगी. तो मुझे सिखाएंगे देशवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है. लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई आपकी कि पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, काफ़ी ट्वीट्स में आपके देखता हूँ, आप उनके ट्वीट्स को रीट्वीट भी किसी वक्त करती हैं. उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं. उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भी बना चुके हैं, उनके साथ सरकार में रहे भी हैं. महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं, सरकार में रही भी हैं.
महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी और उनके कार्यकाल में कश्मीर में सबसे बड़ा बवाल हुआ, जिस बवाल में पैलेट चले, और पैलेट से कितने बच्चे अंधे हुए वो आप भी जानती हैं। ये सब कुछ होता है, और हर इतने बहुत सारे और राजनेता हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, गिनवा सकता हूँ, कि बाद में मैं नहीं, उन लोगों ने खुद कहा ये हमारी गलती थी, हमको ये नहीं करना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा जी हम कश्मीरियों से माफ़ी मांगते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो ये क्यों ऐसा है इस हमारे राजनीतिक सर्कल्स में कि आप एक तरह के गुनाह को और एक तरह की गलती को तो फौरन माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ से किसी आदमी थोड़ी आह भी कर दिया, आप कहते हैं नहीं भैया आप तुम्हारी माफ़ी तो नहीं हो सकती, तुम्हारे गले में तो पूरी ज़िंदगी रस्सी डली रहेगी। मैं जम्मू कश्मीर सी जुनैद, यू नो द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू ऑल्सो नो हाउ वी आर इंडियंस। वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती। नाउ एट दिस टाइम वी आर इंडियंस बाय वे ऑफ एक्सेशन, राइट? वो बहुत क्लियर है, वो रिकॉर्ड है, और वो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है। अगर मैं लोकल लीडर्स की बात करूं, मैं महबूबा जी की बात करूं, मैं उमर अब्दुल्ला की बात करूं, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करूं, उनको 7 खून माफ है। फारूक अब्दुल्ला साहब मुझे मिले थे, अभी दिल्ली में मिले, कॉन्फ्रेंस में मिले, तो उन्होंने बोला कि वो लोगों से माफ़ी मांगते। उन्होंने वहाँ भी खुलेआम लोगों से माफ़ी मांगी, बोला चलो अब हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई है, मौका दो। मुझे लगता है ये गलतियाँ माफ़ करने के लायक नहीं है। When you play with the emotions, sentiments of someone, those who count on you, मुझे लगता है कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक वर्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिसओनिंग समवन। मुझे लगता है ऐसे लीडर्स को, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, बट मेरी हिम्मत और मेरे जो आइडियाज हैं या मेरे एथिक्स हैं, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है उन लोगों से, राइट? ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद यू। तो मैं आपसे बिल्कुल अब अंत में, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, लेकिन आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके पिता की तस्वीर देखी मैंने जी, आपने माता जी के बारे में बताया अपनी कि आपकी माता जी जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं अभी भी? नहीं, रिटायर्ड है। रिटायर्ड है, घर पे हैं। हाँ। पिताजी? फादर एक्सपायर्ड इन 2011। तो वही इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि एक बड़ा अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमतगर रही, मैं तेरे काबिल जब हुआ तू चल बसी। तो वो अपनी अम्मी को लेकर कहते हैं कि मैं पूरी रात मतलब लिखता रहता था, पढ़ता रहता था, तो मेरी माँ जो है कभी चिराग जलाती, मोमबत्ती जलाती, कभी कुछ करती, कभी, और जब मैं उस काबिल हुआ कि मैं उनको सुकून और इत्मीनान देता, तो उस वक्त उनके मेरे सर पर उनका साया नहीं था। तो एक तो ये कि आपके पिताजी का देहांत कब हुआ, और दूसरा आप मतलब आई लॉस्ट माई फादर, सो आई स्टिल फील असहाय एट अ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, माई डैड इज़ नॉट हेयर, सो आई फील। तो आपने अपना नाम जब चेंज किया दीपिका पुष्कर नाथ टू सू, सो इवन दैट made me जुनैद, से आपने मेरे को इकबाल साहब का एक शेर बोला, आई मिस माई फादर सो मच, कि जब डैडी जा रहे थे तो मैंने उनको पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर सर रखा और अपनी आखिरी सांसें ली। जाने से आधा घंटा पहले वो मेरे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मैं उनकी कमर पे मूव लगा रही थी, मुझे नहीं पता था उन्होंने बस आधे घंटे में चले जाना है। तो ही सेड कि तेरे को ज़िंदगी के सब सुख नसीब हो, तू रानी बनेगी। These were his last words. तो मैं रानी तो नहीं हूँ, बट मेरे को उनके आशीर्वाद से ज़िंदगी में आई है। Do you miss him sometimes? वो कहते हैं ना, वो एक शेर है, हमारे जाने के बाद आप महफिल में आए तो क्या ही आए। इन अ वे कि डैडी के जाने के बाद मैंने बहुत सक्सेस पाई, बहुत ज़्यादा विजडम भी आई मेरे में। आज भी मेरे बहुत ड्रीम्स हैं, बट वो नहीं देख पाए। वो होता कि आप जिसको करके दिखाना चाहते, जो हीरो होता है आपकी लाइफ का। सो आई चेंज्ड माय नेम, I made it already public. I got married in 2012 with an army officer, जो कि शादी जो है वो unfortunately नहीं चल पाई due to some reasons. So I parted with him officially. So उसका नाम कैरी करना जो था वो unethical था. So I had to withdraw that name. और मुझे लगता है कि एक बाप का नाम है जो हमेशा चलना चाहिए। और मैं आपके व्यूवर्स को भी, जो बच्चियां देख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि हर सुहागन अपने पति के साथ ही रहे, कभी किसी का डिवोर्स ना हो। बट एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि डोंट चेंज योर नेम, कैरी योर फादर्स नेम, कैरी योर फादर्स कास्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वेरिएशन आता है। सो और ये भी होता है बाप को लेकर कि माँ का प्यार तो बड़ा क्लियर सामने दिखता है,
माँ तो बायस्ड भी होती है बड़ी बार कि मतलब ठीक है भाई मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता। बाप का प्यार बेटी को बहुत कम दिखता भी है, महसूस भी कम होता है। जुनाद, मैं आपको बता दूं, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, बहुत क्लोज थे। मैं सच बताऊं, माई फादर वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर, उनका शौक था वकालत करना, बट ही बिकेम अ गवर्नमेंट टीचर। तो जब मैंने वकालत शुरू की तो उन्होंने मेरा नाम हाई कोर्ट के नाम से सेव किया था। आज आज आप यकीन मानो, आई हैव प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सो जब नाम आता है ना, वहाँ ऑर्डर में नाम आता है तो दीपिका पुष्कर नाथ आता है, तो यकीन मानो जुनैद, मुझे पुष्कर नाथ पे नजर आती है, मुझे दीपिका नहीं दिखता है। तो यहाँ पर इतनी, वो कहते हैं ना, कलेजे पे ठंड पड़ना, वो जो कलेजे पे ठंड पड़ती है कि माय फादर्स नेम इज देयर इन सुप्रीम कोर्ट। वो ऑर्डर पे आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका सपना पूरा हो रहा है। सो हिज नेम इज रिफ्लेक्टिंग देयर ऑन द ऑर्डर्स। सो वो दैट इज वो मुझे बहुत ज़्यादा कंसोल करता है। बाकी तो इट्स लाइक मुझे लगता है कि मेरी व्हेन ही डाइड ना जुनैद, तो वो मेरी मुझे लगता है वो बहुत सी अच्छी चीज़ें थी वो जो अपने साथ लेके गए। उनका जाना, मैं आज भी, मेरा मन होता है कि मैं बस एक बार देख लूँ उनको। सपने में आते हैं तो अगले दिन बहुत बेचैन होती हूँ। वो जो प्यार होता है बच्चियों का बाप के साथ, एंड बहुत सी यादें, उधमपुर की यादें। जब भी उधमपुर जाती हूँ तो वो केपरी, वो हैप्पी मॉडल का पूरा लेन आती है, तो मुझे लगता है कि बस मेरा बचपन वहाँ मेरे साथ खड़ा है। मैं वहाँ पर वो सरकारी स्कूल की वर्दी पहन के बस का वेट कर रही हूँ। यहाँ से मेरा डैडी पता नहीं कितनी बार चला होगा, तो मैं ना वो थम जाती हूँ, वो जो बर्फ़ हो जाती हूँ वहाँ पर जुनैद, आज भी। बिल्कुल आखिर में लास्ट आखिरी सवाल है कि आपकी बेटी है, एक ही समय पर आप माँ भी हैं, वकील भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और एक ही समय पर आपको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। तो इतना सब कुछ है और उसके बावजूद अगर सुकून और इत्मीनान है तो उसका कारण क्या आपकी बेटी है या कोई और कारण? और बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है, खासतौर पर अगर आप महिला हैं तो आपको ज़्यादा जूझना पड़ता है कंपेरेटिवली मर्द के। इट इज़ बीइंग कंटेंटेड जुनैद। जब आप अपने में कंटेंटेड होते हैं, आई टोल्ड यू ना, आई कुड हैव ऑल्सो ज्वाइन बीजेपी और अदर पार्टी, बट सेटिस्फाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। दो एज अ लॉयर हम लोगों के बहुत टारगेट्स होते हैं। हम सुबह शुरू करते हैं, रात को 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है दफ्तर में। मेरी बेटी को मैं मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ साथ में, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमें कंटेंटेड होने की ज़रूरत है। और आपने सच बोला, औरतों के लिए बहुत सख्त है, औरतों के लिए ये समाज बहुत सख्त है, बट मैं औरतों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप उस समाज से भी ज़्यादा सख्त हो। अगर आप अपने आप को विजिट करोगे, अपने आप को झांकोगे आप अपने अंदर, तो हम उस समाज से भी ज़्यादा सख्त हैं। और हम में वो सारी कैपेबिलिटी है, हम में वो पोटेंशियल होता है कि हम कैसे उस समाज को अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। कमज़ोर थोड़ी हैं हम लोग तो बहुत हिम्मत है। सी आज की डेट में देखिए, मैं पिछले 12 साल से अकेले रह रही हूँ, 13 साल रादर, विद माई डॉटर। मैं वकालत कर रही हूँ। आई स्टिल एस्पायर टू बी इन राजनीति। मैंने एज अ पॉलिटिशियन आई हैव नॉट सीज्ड। मैंने आपको बताया कि मेरे पास पैसे हो तो शायद मैं एक अखबार लगा दूँ, राइट? वो जो ड्रीम्स है ना, वो एट द एज ऑफ 42 43 भी खत्म नहीं हुए हैं। They have not died. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया दीपिका सिंह रजावत। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया, मेरे कलीग्स, इनके पिताजी को लेकर मुझे एक बात याद आई। मेरे एक कलीग हैं, तो बड़ी बार जब मेरी उनसे बात होती तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर कहता कि आपकी कामयाबी में आपकी माँ का तो बहुत योगदान है, इसमें कोई शक नहीं, मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी कामयाबी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण आपके पिता हैं। वो बोलते कम हैं, सुनते कम हैं, आपसे उनकी बातचीत बहुत कम होती है, मगर अपने सिद्धांतों पर अटल हैं और अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है बिना पिता के जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दीपिका जी की ज़िंदगी के बहुत सारे अंश आपके सामने आए। पता चला आपको कि कैसे एक बच्ची जो कुपवाड़ा के गांव की रहने वाली थी, वहाँ से जम्मू आती है और इसी जम्मू की ज़मीन पर वो लड़की वकालत की दुनिया में भी एक बड़ा नाम बनती है और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है।